ये जो वन विंडो ऑपरेशन सेंटर है, ये बुनियादी तौर पर जो मिनिस्ट्री है पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी, उसके अंदर जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत नुमाया और मजबूत तरीन प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन का, उसके हवाले से ये फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ इस्लामाबाद में बनाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन आती हैं, दूर दराज इलाकों से भी ख़वातीन यहाँ आती हैं, अपने सर्वे के लिए भी आती हैं, अपने जो केसेस हैं प्रोग्राम के हवाले से उनकी मालूमात के लिए भी आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोसेस के ज़रिए 2008 से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जिन ख़वातीन को शामिल किया गया है, उन्हें बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए पैसे मिलते हैं। वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम में जो है वो कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, सर्वे भी बढ़ाया गया है, डेटा कलेक्शन को भी ज़्यादा साइंटिफिक किया गया है और इसीलिए बाज़ औक़ात लोग जो है वो अगर किसी एरर की वजह से भी प्रोग्राम से निकल जाते हैं तो ये तशवीश का बायस होता है। इस सेंटर में आकर वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं या इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो यहाँ आएँ और मालूम करें कि वो इस प्रोग्राम में शामिल होने के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं और ख़ुद को रजिस्टर कराएं। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हमने चाहा कि हम इसको देखें, इसकी फैसिलिटेशन कितनी अच्छी है उसको देखें। आप देख रहे हैं कि ख़वातीन आ रही हैं और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ का स्टाफ कर रहा है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है क्योंकि बजट आ रहा है, एक नए बजट की आमद पर यकीनन कौम मुंतज़िर होती है कि इस बजट में क्या होगा आवाम के लिए, और ये कहना तो मैं समझती हूँ कि गलत होगा कि अगर हम ये कह दें कि जी इस बजट में सब अच्छा होने जा रहा है और आपके लिए दूध की नहरें बहेंगी और आसमान से तारे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत पेचीदा हैं। गुज़िश्ता 4 बरसों में जो हुकूमत रही है उसने हुकूमत में आने से पहले तो बहुत बड़े दावे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, IMF से लोन नहीं लेंगे, जो लोन लेते हैं वो बुरे लोग थे और जो टैक्स बढ़ाते थे वो चोर थे। लेकिन वक्त ने ये साबित किया और तारीख में ये लिखा जाएगा कि पिछले 4 बरसों में इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो रिकॉर्ड के दर्जे पर गई है। 70 बरस की तारीख में इतने टैक्सेस नहीं बढ़े, इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना पिछले 4 बरसों के हुक्मरानों ने लिया है। और वो हुक्मरान जो बहुत बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़े दावे करते थे, झूठ पे झूठ बोलते थे, लोगों को बेवकूफ़ समझते थे और बेवकूफ़ बनाते थे। और आज भी जब उनका इक़्तिदार चला गया, जब उनकी कुर्सी चली गई, तो वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का जो है वो नुकसान होगा अगर हम कुर्सी पे वापस नहीं आए। लेकिन ये बताने से कासिर है कि पिछले 4 बरसों में उन लोगों ने हुकूमत में रहकर, कुर्सी पर बैठकर, पावर को एंजॉय करते हुए अवाम के लिए क्या किया है। कोई एक काम आज पिछली हुकूमत में रहने वाले हुक्मरान बता नहीं सके हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों में से कितने लाख नौकरियां दी, उन्होंने 50 लाख घर बनाने का वादा किया, उसके बरक्स उन्होंने कितने हजारों लाखों लोगों से छतें छीन ली। और तो और जो कर्जे उन्होंने लिए हैं, जिन शराइत पर IMF से कर्जे लिए गए हैं, वो शराइत उन्होंने जब उस पर दस्तखत किया तो क्यों उन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, क्यों उन्होंने दीगर सियासी जमातों को नहीं बताया कि इतने ख़तरनाक और इतनी संगीन शराइत के नतीजे में वो लोन लेने जा रहे हैं। अब लोन साइन करने के बाद, एग्रीमेंट साइन करने के बाद जब आपसे कुर्सी छिन जाती है तो आप जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबसरे करना शुरू हो जाते हैं। अपनी नाअहली, नालायकी और अपने फेलियर्स छुपाने के लिए जितना भी साबिक हुक्मरान, साबिक वजीर आज़म किसी को भी गाली दे, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी 4 बरस की कारकर्दगी पर सवाल होगा।
बिल्कुल होगा, और वही मीडिया करेगी जिस पर उन्होंने कतगने लगाई, वही मीडिया करेगी जिसको पीका के अंदर उठाया गया, वही मीडिया करेगी जिसको धमकियां दी गई, क्योंकि इनका ये हक है, इनकी ये ड्यूटी है। हम हमेशा समझते हैं कि मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सतून का किरदार अदा करता है। जब जब मीडिया को बंद किया, उसका रास्ता रोका, उसकी जबाबंदी की, तो हुक्मरान ने अपना जवाल देखा, क्योंकि वो ये समझने लगा कि भाई अगर मेरे बारे में कुछ लिखा है तो ये मेरा मुखालिफ है। हरगिज़ कोई मुखालिफ नहीं होता। हर इंसान को बात करने का, डिसएग्री करने का, क्रिटिकल व्यू रखने का हक है। अगर माजी की अपोजिशन ने माजी की हुकूमत के ऊपर तनकीद की तो वो अवाम की खातिर की। अगर हमने देखा कि नौकरियां देने वाले लोग नौकरियां छीन रहे हैं, घर बनाने के दावे करने वाले लोग छतें मिसमार कर रहे हैं, घर मिसमार कर रहे हैं, अपना घर तो मजबूत कर देते हैं पेनल्टीज देकर, अपने महल तो मजबूत कर देते हैं बनी गाला में, लेकिन गरीब का वहां झोपड़ा बर्दाश्त नहीं करते। तो इस तरह के झूठे हुक्मरानों से इस अवाम की जान छुटी है, लेकिन उन्होंने कुर्सी जाने के गम में अवाम को जो है वो मिसगाइड करना शुरू कर दिया है। ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो किसी बाहर मुल्क की साजिश ने निकाला है। उनको ये ज़रूरी है समझना कि इस मुल्क के गरीब ने निकाला है। इस मुल्क में जो भूखा सो रहा था, इस मुल्क में जो बेरोजगार था, जिसकी माँ बिलक बिलक के रो रही थी, जिसके घर वाले रो रहे थे कि हमारे प्यारों को नौकरियां दे तो नहीं सकते, उनको नौकरियों से ना निकालो, उनकी आहों ने निकाला है इन हुक्मरानों को। जब ये कहता था साबिक वजीर आजम कि मैं आलू और टमाटर के दाम के लिए वजीर आजम नहीं बना, तो उसी दिन इसने साबित कर दिया कि ये अवाम के लिए वजीर आजम नहीं बना। जब ये कहता था कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, तो इसने साबित कर दिया कि ये अवाम के वोटों से नहीं आया। हम तो तब भी कहते थे ये सेलेक्ट होके आया है, हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज जिस तरह के बयान साबिक वजीर आजम दे रहा है वो हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं देते। आपसे अगर कुर्सी छिनी है तो आप कम से कम ये तो बता दें कि 4 बरसों में अगर आपने बहुत बड़े कारनामे किए हैं तो वाकई आपके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अगर आपने ये तक नहीं बताना पसंद फरमाया कि आपने कौन से 4 अच्छे काम बता दें, मैं तो आपसे 40 अच्छे कामों की तवक्का भी नहीं रखती, आप कोई 4 अच्छे काम बता दें जो आपने किए हैं इस अवाम के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपसे सवाल कोई गलत करे तो आप हक में हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कारकर्दगी क्या की, आपने आइन क्यों तोड़ा, आपने असेंबलियों को क्यों जो है वो काम करने नहीं दिया, तो फिर आप चिढ़ जाते हैं। आप कहते हैं जी मेरे खिलाफ भी साजिश थी। अब आप कहने लगे हैं कि इस मुल्क के खिलाफ खुदा न ख्वास्ता साजिश हो रही है। और इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा है, इस मुल्क ने दहशत गर्दों का सामना किया है, इस मुल्क ने आज मुल्क जिन मौशी हालात से गुजर रहा है, तब भी इस मुल्क के अवाम जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। आज भी कोई भूखा सोता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कह के सोता है। मैं समझती हूँ कि जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की आदत हो चुकी है और 5 कैरेट डायमंड्स का चस्का लग चुका है, उनको सोचना चाहिए कि आज यहाँ पर जो बेरोजगार है वो भी पाकिस्तान को चाहता है, जो जिसके पास छत नहीं है वो भी पाकिस्तान को चाहता है। आप तो अभी भी बनी गाला के महल में रह रहे, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पनाह ली हुई है, पूरी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर वहां पर जारी और सारी है। तुम तो कम से कम पाकिस्तान की बुराई ना करो, पाकिस्तान की बदौलत तुम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एंजॉय कर रहे हो। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि आने वाले बजट के लिए सर जोड़कर ये हुकूमत बैठी है, बड़े मुश्किल फैसले किए हैं जो हरगिज़ करना किसी भी अवामी हुकूमत के लिए और अवामी जमातों के लिए मुश्किल था, लेकिन ये फैसले ऐसे थे जो कि नागुज़ीर थे। इसके नतीजे में आने वाली महंगाई या जो हम देख रहे हैं मौजूदा महंगाई,
اس سے نبٹنے کے لیے بھی 28 ارب रुपए की रकम जो है वो रखी गई है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 8 मिलियन लोगों को तो मिलेगी ही मिलेगी, 2000 इजाफी जो रकम है उसकी सूरत में, लेकिन इसके अलावा 60 लाख मज़ीद लोगों को इसके एम्बिट में शामिल किया जाएगा। और उसका तरीक़ेकार भी बताया है कि 786 पर मैसेज कीजिए अगर आप मुस्तहिक समझते हैं ख़ुद को इस 2000 की जो इंस्टॉलमेंट आपको मिल रही है महंगाई की मद में। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, इन्फॉर्म करें। अगर आपकी आमदनी 40,000 से कम है तो आप मुस्तहिक हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश से मैं नहीं समझती कि तमाम मसले हल होंगे, मुझे इसका इदराक है, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी। जहाँ कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं पेट्रोल डीजल की, वहाँ गरीब का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हम ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि टमाटर और आलू और सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें कोई फिक्र नहीं होगी, हमें बहुत फिक्र होगी और हमें फिक्र होनी चाहिए। जी भाई। मैम, एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही गरीब आवाम की बात की है, और ये जो सेंटर है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये इसका एक नमूना है। लेकिन ये जो सेंटर है ये इससे पहले आम सराय था, यहाँ पे आम लोग आके रहते थे जिनके पास छत नहीं थी। तो इसके बाद क्या उनके लिए कोई मुतबादल जगह होगी? वो भी गरीब लोग इधर आके 20 रुपये 25 रुपये दे के अपनी चारपाई इधर लेते थे, तो क्या इसका नेवल बदल उनको भी मिलेगा? ये तो बेहतर आपने फैसिलिटी दे दी है। अगर इस फैसिलिटी के बनने से कोई अपनी जो है वो चारपाई लगाने से महरूम हुआ है, और जो आपने नुक्ता उठाया है इस पर ज़रूर मैं जो टीम है हमारी मिनिस्ट्री की और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके साथ हम बैठेंगे, ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि हम और भी कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त शुरू किए गए थे, जिसमें लोगों को ना सिर्फ मदद दी जाती थी बल्कि उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सहारा दिया जाता था। इस तरह के जो 2 प्रोग्राम्स थे, वसीला रोज़गार और वसीला हक के नाम से, वो बंद कर दिए गए हैं। मुझे ये बताया जाता है कि कहीं डिज़ाइन का मसला है, कहीं कैपेसिटी का। ये दोनों मसाइल जो हैं ये हल होने जैसे मसले हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए ऐसा प्रोग्राम मुतारिफ कराएं जिससे कि वो गुर्बत से निकलने के जो हैं वो अहल हो जाएं, उनके पास इतनी ताकत हो, इतना सरमाया हो और इस तरह का सहारा हो कि वो फिर इस गुर्बत के पूरे जो सिचुएशन है उससे वो निकल सके। तो ऐसी भी चीज़ों पे हम गौर कर रहे हैं। बजट का जैसे आप कह रहे हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत ने उसकी लाई ली है, ललाई की है, ठीक है, मान लिया, लेकिन अब आपकी हुकूमत है, आप बरसर इक़्तिदार हैं, तो आप क्या ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं? एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक है ये 2000 का अच्छा इक़दाम है, लेकिन मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम हैं कि आप इस मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाएँ और आवाम जो इस वक्त एक महंगाई का बड़ा तूफान है जिसका सामना कर रही है, मुतवस्सित तबका भी अब जो है वो भी रोने पर मजबूर है। बिल्कुल, इस हवाले से मैकेनिज्म बता दें आवाम पूरे। ये दुरुस्त बात है कि अब तो गरीब तरीन तबका नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका जो है वो पिछले 4 वर्षों में पिसा है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 1-8 बरस में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और हर हुकूमत को चैलेंजेस का सामना होता है। हम ये नहीं कहते कि किसी एक हुकूमत को जो है वो कोई चैलेंज नहीं मिला, मगर कम अज़ कम इस बात की अवाम तवक्का रखती है कि अगर कोई मुश्किल फ़ैसला हुकूमत करती है तो उसमें अवाम को शामिल करे और उनके लिए कोई ना कोई रिलीफ का जो है वो बंदोबस्त करे। इस हुकूमत ने अगर कोई मुश्किल फ़ैसला लिया जो हमें लेना पड़ा इस 1.5 माह के जो है वो इक़्तिदार के अंदर, तो यकीनन अब हम तो ये नहीं समझते कि जी इमरान खान को गाली देकर मसला हल नहीं होगा। जो इमरान खान समझता है कि किसी को गाली देकर पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ना मेरी सियासी तरबियत है और ना मेरी अपनी ज़ाती तरबियत है कि किसी को गाली देकर मैं अपना नाम रोशन करूं। लेकिन जो आपकी बात है वो बहुत अहमियत की हामिल है और बजट के अंदर जहां हमें
जो है वो पेट्रोल प्राइसेस या डीजल के प्राइसेस के बढ़ने का सामना है, वहाँ पर हमें अवाम की तकलीफ का भी अंदाज़ा है। एक रिलीफ पैकेज 28 अरब रुपए का ये जैसे आपको मैंने बताया कि अनाउंस कर दिया गया है। इससे मज़ीद भी इस तरह के पैकेजेस जो टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में होंगे, क्योंकि अब हमें टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने बहुत एमनेस्टी दी है, पहले तो एमनेस्टी के खुद खिलाफ था, लेकिन धड़ाधड़ एमनेस्टी दी है। एमनेस्टी जो है वो उमूमन बड़े जो तबके से लोग बिलोंग करते हैं उनके काम आती है, लेकिन हमारा ये इरादा है और ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ पैकेजेस को अनाउंस किया जाए, और बजट में भी इस चीज़ पर गौर किया गया है। और बजट मेकिंग के अंदर मुख्तलिफ जो सेक्टर्स और जो शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे आरा जो हैं वो ली गई हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा उन लोगों के साथ रुजू किया है और मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस और इनपुट्स आई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, और कोशिश ये की जाएगी कि इस बजट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस नई अवामी हुकूमत और यूनिटी की जो हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसका मंशूर आप जानते हैं कि वो बहुत अवाम दोस्त पॉलिसीज़ पर हम यकीन रखते हैं। सिंध के अंदर एक हुकूमत काम कर रही है जिसने जिस तरह से पॉलिसीज़ दी हैं वो आपके सामने है, और जो उन्होंने हेल्थ सेक्टर में या दीगर सेक्टर्स में काम किया है वो आपके सामने है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि बहैसियत जमात भी हम इस हुकूमत के अंदर, चूँकि हमारा हिस्सा है, तो हम अपनी वो इनपुट शामिल करें, और स्टेक होल्डर्स उस सेक्टर से लोग बिलोंग करते हैं जिस तरह मैंने कहा वो भी अपनी इनपुट दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक बैलेंस्ड बजट की तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर कोई खामियां होंगी तो हम आपके इनपुट और आपकी रिकमेंडेशंस के लिए हमेशा हाजिर हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में सानिया निश्तर जब वज़ीर थी इनकी, तो तब कुछ लिस्टें बनाई गई थी और निकाला गया था इस एहसास प्रोग्राम से कुछ लोगों को, जो कि घर में डबल अफराद जो थे वो ले रहे थे एहसास प्रोग्राम के तहत। पीटीआई का दावा है कि अब आने के बाद, आपकी वजारत में आने के बाद, उन लिस्टों में दोबारा शामिल कर दिया गया उन लोगों को दोबारा इसमें। देखिए, पीटीआई जो है ना, इसको तो पाकिस्तान तहरीके इंतशार ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ इंसाफ का अलम जिन लोगों ने उठाया था, अकबर एस बाबर साहब जैसे लोग जो बुनियादी रुकन हैं पीटीआई के, वो तो इंसाफ के तलबगार हैं गुज़िश्ता कई बरसों से, और वो तो कहते हैं कि जी हमने तो जिस इंसाफ के लिए इस जमात को बनाया वही हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है केस पिछले 7-8 बरसों से। खुद पीटीआई मुख्तलिफ औकात पर 7 या 8 मरतबा स्टे ऑर्डर ले चुकी है। वो चाहती है कि फ़ैसला ना सुनाया जाए, फिर जाते हैं इनके वकला और चुपके से दरख्वास्त दे देते हैं कि जो इसकी हेयरिंग प्रोसीडिंग्स है वो सीक्रेट रखी जाए। तो अब इनको क्या खौफ है कि पहले ये हेयरिंग को सीक्रेट रखवाते हैं और उसके बाद ये स्टे ऑर्डर्स पे स्टे ऑर्डर करवाते हैं कि जी फैसला ना सुनाया जाए, फिर ये ढोल बजाते हैं कि जी फलानी पार्टी भी फॉरेन फंडिंग में और दूसरी पार्टी भी। भाई, आपके ऊपर किसी पार्टी ने केस नहीं किया, पीटीआई के ऊपर केस करने वाली उनकी अपनी जमात है। अब मैं ये कहूं कि अकबर एस बाबर पीटीआई में है या इमरान खान है, तो मैं तो इस बात का फैसला नहीं करूंगी ना, ये तो पीटीआई के बुनियादी रुकन ही फैसला करेंगे। अब आपने कहा कि वो ये बात कहते हैं, तो देखिए झूठ का कोई जो है वो गवाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो झूठ होता है। 8.5 लाख लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला गया, और निकाला गया कुछ एक्सक्लूजन फिल्टर्स लगा के, और ये कहा गया कि ये मुस्तहिक नहीं थे। अगर मैं ये भी मान लूं कि ये मुस्तहिक नहीं थे, तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि इस प्रोसेस को इख्तिताम पर पहुंचाने के लिए आपने कौन सा प्रोसेस इख्तियार किया? वेरिफिकेशन का अमल किया? जी नहीं किया। आपने इन्वेस्टिगेशन की कि ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं हैं? नहीं किया। आपने उनको अपील का हक दिया? नहीं दिया। तो ये 3 ऐसे फंडामेंटल सवाल थे जिनके जवाब ना में मौसूल हुए, और जब ये ना में मौसूल हुए तो मुझे तो मैं एक इंसानियत के नाते भी
मैं तो ये गवारा नहीं कर सकती कि किसी को ये मौका ना दूं कि वो रुजू करे BISP से और मालूम करे कि उनको क्यों निकाला गया और हमें बताएं कि वो वाक़तन मुस्तहिक हैं और उन्हें गलत निकाला गया। हमने सिर्फ उन्हें इस वक्त अपील का हक दिया है जो उनका आईनी और इंसानी हक है, और हमने उनसे कहा कि 8171 पर रुजू करें, अपना ID कार्ड नंबर भेजें, हमें मुतला करें कि आपके साथ ये हुआ है। आप अगर समझते हैं कि आप मुस्तहिक हैं तो जो समझता है वो तो करेगा ना। अभी हमारे पास 2.5 लाख के करीब ऐसे जो हैं वो मैसेजेस आ चुके हैं। अब इस प्रोसेस को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो पहले नहीं हुई थी वो अब हो रही है। एक एक कार्ड को चेक किया जाएगा और उनसे रुजू किया जाएगा, क्योंकि जब सर्वे होता है तो उसमें एक पूरा क्वेश्चनर भरा जाता है। तो ये लोग सर्वे शुदा लोग हैं, जो फिल्टर है वो सर्वे के ऊपर लगा है, मतलब उनको पता भी नहीं था कि ये कुछ हो रहा है उनके साथ। तो ये एक एक्सरसाइज जो की जा रही है, हरगिज अभी उसमें से किसी एक बंदे को भी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें अगर वो मुस्तहिक होंगे तो उन्हें शामिल जरूर किया जाएगा, अगर वो हकदार होंगे तो उन्हें शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंतशार के झूठ फैलाने से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कामयाब प्रोग्राम करार दिया है, जिसे दुनिया के कई ममालिक ने एक मॉडल प्रोग्राम करार दिया है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो चैलेंज नहीं हो सकता। जी भाई, आपने किया अच्छा आपने कहती है कि 2000 हुकूमत दे रही है, यानी कि एक एहसान के बदले। वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि इस 2000 में आप किराया भी पे कर सकते हैं, तालीम पर भी खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल पर भी खर्च कर सकते हैं। आपने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, कल वज़ीर साहब दोबारा फरमा गए कि वो बढ़ा रहे हैं, चलो 20 रुपये बढ़ जाता है या 30 रुपये। क्या आप समझती हैं कि जो 90 रुपया पेट्रोल में बढ़ाया गया उसका असर तो जो पड़ेगा पड़ेगा, तो जिन लोगों को आगे 2000 भी इसका अजाला है, या आप लोग ये आवाम के साथ मजाक कर? नहीं भाई, बात यह है कि मैं आवाम की तकलीफें हमें जारी पता है। 1.5 महीने पहले तक तो हम खुद भी महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते थे, और महंगाई की जो शरह है जो 2018 में 3.9% थी, वो 1.5 माह पहले तक 13% थी। लाजमी है, ये फिगर्स तशवीशनाक हैं, और मैं हरगिज़ इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो रिकॉर्ड सतह तक नहीं गई है। पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, और इसमें जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डीजल की कीमतें बढ़ी, और उसके पेश नज़र जो है वो ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया, जो कि मैंने कहा नाकाफ़ी है। मैं नहीं हरगिज़ मैं कहती हूँ कि ये काफ़ी होगा, क्योंकि एक तखमीना लगाया गया था कि जब 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ी थी, तो एक तखमीना जो था उसमें यह था कि 1200 रुपये महीना जो है वो टारगेट जो लोगों को हम कर रहे हैं, उनमें 1200 रुपये उन्हें मज़ीद कॉस्ट पड़ेगी। हमने उस 1200 के ऊपर 2000 किया कि जी हम इसको और भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इस रकम को बढ़ाएं। तो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा था 30 रुपये बढ़ाने पे, वो 1200 था, और हमने 2000 किया, लेकिन उसके बाद भी 30 रुपये बढ़ा तो यकीनन और इफेक्ट आएगा। और मैंने आपसे कहा कि रिलीफ का जो प्रोसेस है, अमल है, वो यहाँ नहीं रुका, 28 अरब पे नहीं रुकेगा, इससे ज़्यादा अनाउंसमेंट होगी। कोई एहसान किसी पे नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम हैं, ये पाकिस्तान का वजूद है, ये अवाम पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान का असासा हैं। अगर कोई भी गरीब जो है वो तकलीफ में होगा तो यकीनन हुक्मरान की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको लुक आफ्टर करे। और ये पब्लिक मनी है, एक्सचेकर का पैसा है, ये कोई अपना ज़ाती पैसा नहीं लाता जो कि किसी पे एहसान करे। और किसी ने ये, मैं नहीं समझती, तासुर दिया, लेकिन इस बात का एहसास और इदराक ज़रूर है कि जो तकलीफ है उसको एड्रेस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, ये बेनज़ीर स्कॉलरशिप के हवाले से बताएं, इसमें जो स्टूडेंट पहले से जिन लोगों ने ली है, तो उनके जो स्टाइपेंड उनको मिलते थे और फीस वो इल्तिवा का शिकार, यूनिवर्सिटी इंतजामिया कहती है उनको कि हमारे पास पैसे नहीं। इस हवाले से बताइए। दूसरी बात ये कि जो सानिया निश्तर की जो भी एहसास प्रोग्राम में होता था, जिनको मसला होता था, वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव थी, तो आप कहें कोई इस तरह का ख्याल? देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ट्विटर है, और उसके ट्विटर के ऊपर मैं कहूँगी, आपने अच्छा सवाल किया कि उस पर रुजू करें लोग। मुझसे कबल जो यहाँ थी, जो अभी सेनेटर भी हैं, देखिए वो अपना अकाउंट यूज़ करती थी, अब वो एक पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं, सेनेटर हैं एक जमात की। मैं MNA हूँ, इलेक्टेड हूँ,
एक हल्के से सांगड़ से। मैं अपने ट्विटर के ऊपर सियासी चीज़ें भी पोस्ट करती हूँ और मैं इस प्रोग्राम को किसी सियासत की नज़र नहीं करना चाहती। ये प्रोग्राम हालांकि मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विजन के मुताबिक इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रोग्राम का ख्वाब देखा था और उन्होंने ये प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होगा। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि मोहतरमा की शहादत हो गई और शहादत के बाद उनके प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया और उनके नाम से मुंसलिक किया गया। लेकिन इसे 2008 में भी आपको याद होगा कि जब डेटाबेस नहीं था तो तमाम जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, जिसमें MNAs, MPAs, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नुमाइंदगी थी, सबको अक्रॉस बोर्ड कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, गरीब लोगों की आप मदद करें और फॉर्म दिए गए थे। किसी जमात को देखकर नहीं दिए गए थे, इलेक्टेड नुमाइंदों को दिए गए थे। उसमें हर सियासी जमात ने अपना किरदार अदा किया। तो ये प्रोग्राम 2008 से लेकर गैर सियासी तरीके से चलाया जा रहा है। मैं अपना ट्विटर बहैसियत MNA मेंबर कौमी असेंबली सांगड़ के NA 216 से जब मैं उस पर ये लिखती हूँ तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं पॉलिटिकल ट्विटर को इस BISP के मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन BISP का ट्विटर है, उस पर लोग लिखें। जब मैं देखती हूं कि मैसेज के जवाब में ताख़ीर होती है तो मैं BISP के सेक्रेटरी साहबा खड़ी है, मैं इन सबको कहती हूं कि ये जिम्मेदारी इदारे की है, फ़ौरन लोगों को जवाब दें, वो मुंतज़िर हैं। स्कॉलरशिप में अगर आप मेरे नोटिस में लाए हैं, अगर कोई ताख़ीर हो रही है, अगर कोई केस है, आप मुझे वो केस दें, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी और अगर जनरली ताख़ीर का शिकार है तो मैं इस मैटर को खुद टेकअप करूंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, आपकी वज़ारत क्या कह रही है? किस चीज़ से? प्रोग्राम दिया है कि ऑफिस में जी बिल्कुल। कैबिनेट ने कल जो डिसीजन किया है वो बिल्कुल देखिए, अब जब महंगाई होगी तो उसमें किफ़ायतशारी ज़रूरी है। जहां रिलीफ पैकेज दे रहे हैं तो पैसे बचाएंगे ताकि और रिलीफ के लिए भी दे सकें। तो इसमें ये ऐलान किया गया है, हफ्ते की हवाले से जो ऐलान आपके सामने आया है, क्योंकि एक तखमीना लगाया गया था कि जी कितनी बचत हो सकती है, तो तकरीबन सालाना जो है वो बचत का पूरा एक हिसाब लगाया गया था। तो हम काफ़ी रकम बचा सकते हैं इस तरीके से। और साथ ही साथ जो यूटिलिटी के अखराजात हैं उसमें 10% कमी की भी प्रपोजल आई है। मैंने कल ही मिनिस्ट्री के तमाम जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताया है कि हमें यूटिलिटी में कम करना पड़ेगा, कम से कम 10% जो कैबिनेट में बात हुई है। अगर इसमें मज़ीद भी इजाफा करने की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। और हमने अपने इदारे के जो मुताल्लिका अफसरान हैं उनसे कहा है कि इस 10% में कितने घंटे कम करने हैं एयर कंडीशन चलाने के, गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल के, वो घंटे भी निकालें। और डिपार्टमेंट के एक एक फ़र्द को आप ये बताएं कि ये इतने घंटे होंगे और 11 बजे से पहले कोशिश ये की जाएगी कि एयर कंडीशनर ऑन ना किया जाए। तो जब गरीब रह सकता है बिजली के बगैर, पंखे के बगैर, तो ये सब हम भी रह सकते हैं AC के बगैर। हम भी आवाम का ही हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया।